सबको नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि सुदूर उत्तर प्रदेश में बैठ के गोवा जैसे एक छोटे से राज्य के स्वतंत्रता दिन की पूर्व संध्या को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसका एक गौरवमय इतिहास है और मैं इतिहास की प्रोफेसर हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं उसी में रममाण हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये उसके अलग अलग पहलू हम देखेंगे और खास तौर पे लोहिया जी की एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं खुद कोंकणी भाषा जानती हूँ और गोवा के कोंकणी साहित्य से लोहिया जी का जो रूप हमें दिखता है उसके बारे में कुछ बातें मैं भी रखूंगी और एक बहुत ही सुंदर कविता है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ूंगी कोंकणी में। तो एक उस दिन का एक हम लोग आनंद ले सकेंगे उस भाषा का। तो और समय नहीं बिताते हुए मैं सबसे पहले कुर्बान अली जी से आग्रह करूंगी कि गोवा मुक्ति संग्राम के संदर्भ में और एक समीचीन कितना है ये कि हम ये लोग ये जो चर्चा करने वाले हैं उसके संदर्भ में आपके विचार अगर आप साझा करेंगे तो चर्चा की फिर हम शुरुआत कर पाएंगे। तो कुर्बान अली जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदा परांजपे जी, भाई संदीप पांडे साहब, और यहाँ मेरे बड़े भाई प्रोफेसर आनंद कुमार और डॉक्टर सुनीलम और तमाम साथी, महेंद्र शर्मा साहब, मनीषा दंडवते जी मौजूद हैं। बहुत ही आपको मुबारकबाद इस नेक काम के लिए कि आज जब हम गोवा मुक्ति आंदोलन के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं 18 जून को, तो आपने याद किया गोवा के इस मुक्ति आंदोलन को और कैसे गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा बना। आप लोग सब जानते हैं, विस्तार से मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो शायद ये नहीं जानते कि गोवा प्राकृतिक रूप से ही हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान में शामिल हो गया आज़ादी मिलने के बाद। हिस्सा तो वो था प्राकृतिक रूप से, लेकिन 450 वर्षों तक वो, बल्कि जी 450 वर्षों तक पुर्तगालियों की गुलामी के दौर से गुजरा और इसलिए वो उस तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था जैसा ब्रिटिश इंडिया था, और जिसके को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चला। और ख़ास करके यूं तो पीरियड राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष का पीरियड है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के बाद 1885 में इस राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नया स्वरूप लिया, यानी लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को कहना और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना। और फिर जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 में, तो फिर वो सत्याग्रह की भी शुरुआत हो गई और उसमें सिविल नाफरमानी भी शामिल हो गई और उसका एक अहिंसात्मक स्वरूप भी शामिल हो गया। उससे पहले तक जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी देश को आज़ाद कराने की, उसमें आमतौर पे हिंसा का इस्तेमाल होता था, खून खराबा होता था, मारपीट होती थी, लेकिन गांधी जी ने उसको एक नया आयाम दिया जो बाद में तीसरी दुनिया के देशों के लिए, ख़ास करके अफ्रीकी देशों के लिए भी एक मिसाल बना। और उसकी आखिरी मिसाल नेल्सन मंडेला थे कि जिन्होंने एक गांधीवादी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। जहाँ तक गोवा की बात है, तो भारत जब आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, यानी 1946-47 में, उस वक्त तक सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही यहाँ भारत पर काबिज नहीं था, बल्कि 2-3 अन्य देश भी भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए थे। उनमें गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था, और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अंदर चंदन नगर जैसी एक छोटी आबादी भी वो फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। और ये लोगों को नहीं मालूम है कि
जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हम जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक भारत का नक्शा आज देखते हैं, हमको लगता है कि ये पूरा देश उस वक्त आज़ाद हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। जहाँ तक फ्रांसीसियों का सवाल है, उन्होंने तो ज़्यादा हील हुज्जत नहीं की और उन्होंने भारत के वो इलाके जल्दी छोड़ दिए जो जिस पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन गोवा के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा और इसकी शुरुआत होती है 1946 में, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि ब्रितानी जेलों में रहने के बाद, लाहौर किले में और आगरा जेल में यातनाएं सहने के बाद आज़ाद हुए, गांधी जी के कहने पर वायसराय ने उनको छोड़ा, जयप्रकाश जी और लोहिया। तो वो अपने दोस्त डॉक्टर मैंजेनिस के दावतनामे पे गोवा गए और मकसद था कि बहुत ज़्यादा यातनाएं सही हैं, जिस्म को बहुत तकलीफ हुई है, तो कुछ आराम कर सके। लेकिन शायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ज़िंदगी में आराम लिखा नहीं था और वो जब गोवा पहुँचे तो वहाँ उनके सामने ये तस्वीर रखी गई कि यहाँ पुर्तगालियों का कब्ज़ा है और भारत के लोग भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि इस हिस्से को भारत में मिलाया जाए, जो कि भारत का हिस्सा था, हमेशा से था, सैकड़ों साल से था। लेकिन पुर्तगालियों ने आकर के उस पर कब्ज़ा जमा लिया और फिर वो उसका हिस्सा नहीं मानते थे। लेकिन सबसे तकलीफ़देह पहलू ये है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और उस वक्त की जो अगुआ पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी, उसको भी ये ख्याल नहीं आया जब तक डॉक्टर लोहिया ने वहाँ सिविल नाफरमानी करके गिरफ्तारी नहीं दे दी कि वो गोवा के बारे में कोई प्रस्ताव तक पास करे। और लोहिया की गिरफ्तारी के बाद, गांधी जी की दखलंदाजी के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसने पहली बार अगस्त 1946 में जाकर के ये प्रस्ताव पास किया कि गोवा को आज़ाद होना चाहिए, गोवा भारत का हिस्सा है। लेकिन उस समय भी जो बड़े नेता थे हमारे, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और जिनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने 3 माह के अंदर 565 देशी रियासतों को, जो स्वतंत्र रियासतें थीं, उनको डंडे के बल पर इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में शामिल करा दिया। यहाँ ये भी ज़िक्र करना ज़रूरी है और ये मौजूदा नस्लों को और आने वाली नस्लों को भी मालूम होना चाहिए कि उस वक्त में ये प्रस्ताव किया गया था कि जो देशी या स्वतंत्र रियासतें भारत में शामिल होना चाहें वो भारत में रह सकती हैं, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। और इसलिए 1947 आते आते ज़्यादातर देशी रियासतें 565 वो तो भारत में उनका विलय हो गया, वो भारत का हिस्सा बन गई। लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 ऐसे रियासतें थीं, बल्कि 3 स्वतंत्र देश कह सकते हैं आप थे, कि जिन्होंने किसी भी देश में मिलने से इनकार कर दिया। कश्मीर का मामला आप जानते हैं कि अक्टूबर 1947 में जब वहाँ पाकिस्तानी फोर्सेस के समर्थन से कबायलियों का हमला हुआ और जिसकी वजह से कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उस वक्त 22 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह, जो श्रीनगर से भाग करके जम्मू आ गए थे, उनको भारत ने इस शर्त पर समर्थन देना स्वीकार किया कि अगर वो भारत में विलय का प्रस्ताव रखते हैं और लिखित रूप से दस्तावेज देते हैं, तब भारत उनकी मदद के लिए जा सकता है। माउंटबेटन उस वक्त वायसराय थे और रात में वीपी मेनन गए डकोटा विमान से, उसके उतरने का भी इंतज़ाम नहीं था जम्मू में, वहाँ पेट्रोमैक्स और हंडे जला करके किसी तरह से उसको जहाज़ को उतारा गया और वो 1 घंटे के अंदर वो विलय या संधि पत्र जिसको कहना चाहिए, वो लेकर के आए और वो उन्होंने तब माउंटबेटन ने ये फैसला किया और भारत सरकार ने कि वहाँ सेना भेजी जाए और अगले दिन भारतीय सैनिक पहुँचे और फिर आप जैसा जानते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री कि वो कश्मीर विशेष शर्तों के आधार पर भारत में मिला और उस वक्त वायदा किया गया था कश्मीर के लोगों के साथ कि आपके लिए
विशेष प्रावधान होगा, आपके लिए अलग से संविधान होगा, आपकी अपनी संविधान सभा होगी, आपका नोमेनक्लेचर होगा कि जिसमें राष्ट्रपति को सदर रियासत कहा जाएगा और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। और 370 और 53A का प्रावधान किया गया, जिसे अभी कुछ साल पहले रौंद दिया गया है, पामाल कर दिया गया है, और कश्मीर के लोग आज एक तरह से कहें तो पिंजरे में बंद हैं और उन्हें आज़ादी की वो अनुभूति नहीं हो पा रही है जो हम लोग भारत में रह करके करते हैं। बहरहाल कश्मीर का किस्सा तो यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, जूनागढ़ में आपने, क्योंकि वहाँ का शासक मुस्लिम था और जो पाकिस्तान के साथ साजबाज कर रहा था और भाग करके चला भी गया अपनी बीवियों को छोड़ करके जो बहुत सारी थी, तो आपने आर्मी ऑपरेशन कर दिया और उस वक्त में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बाधक नहीं हुआ। और बिल्कुल अगर आप देखें नैतिक दृष्टि से भी गलत था और कानूनी दृष्टि से भी, कि आपने जूनागढ़ को जबरदस्ती इस देश का हिस्सा बनाया। और यही काम आपने हैदराबाद में किया, क्योंकि वहाँ का निज़ाम भी चाहता नहीं था कि भारत में वो शामिल हो। लेकिन वहाँ भी ये था कि शासक मुसलमान था, प्रजा जो उसकी मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी, वो चाहती थी। और आप देखें तो कोई तुक नहीं बनता। लेकिन भाई आप अगर गांधी के और गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और आप नैतिकता में विश्वास रखते हैं, तो फिर जिस आर्मी ऑपरेशन से आपने हैदराबाद को और जूनागढ़ को हासिल किया, वो आप गोवा में भी कर सकते थे। लेकिन गोवा में वो ऑपरेशन नहीं हुआ। खुद सरदार पटेल 1946 में अपने एक पत्र में लिखते हैं कि गोवा पुर्तगाली सॉवरेन स्टेट, यानी उन्होंने उस पर अपना दावा तक नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, वो तो सन 61 तक इस राय के थे कि गोवा में कोई मिलिट्री ऑपरेशन न किया जाए। 1960 तक वो राज्यसभा में बयान देते हैं कि हमें अभी कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। और जब जब चर्चा होती थी लोकसभा में, राज्यसभा में, और विपक्षी सांसद कहते थे कि मान्यवर जवाहरलाल जी, ऐसा मालूम होता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री ना होकर के पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि गोवा ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से भारत का हिस्सा है और इस पे कभी कोई विवाद नहीं रहा, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। लेकिन जवाहरलाल जी को उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून याद आ रहे थे। उनको लगता था कि अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करेगा, यूरोप किस तरह से रिएक्ट करेगा, हमारी छवि क्या बनेगी। और नतीजा ये कि अभी हमने ये गोवा मुक्ति आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर जो हमारे बड़े नेता थे, राम मनोहर लोहिया के अलावा बहुत सारे लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें NG गोरे भी थे, मधु लिमय भी थे, मधु दंडवते भी थे, भाई वैद्य भी थे, गोवा के बहुत सारे असंख्य समाजवादी और महाराष्ट्र के समाजवादी और देश के दूसरे हिस्सों के लोग, और इसके अलावा दूसरे दलों के भी लोग, यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि CPI के लोग, जनसंघ के लोग भी उसमें शामिल हुए। तो मधु जी के निधन के बाद उनकी पत्नी चंपा लिमय ने एक किताब जो मधु जी ने अपनी जेल डायरी के रूप में लिखी थी, और उस वक्त जो लेख लिखे थे, गोवा लिबरेशन मूवमेंट एंड मधु लिमय, ये इस किताब है जिसको अभी हमने भाई रमाशंकर सिंह के सहयोग से ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के माध्यम से प्रकाशित किया है। और इसमें उन तमाम दस्तावेजों का शामिल किया गया है जिनका अभी मैंने जिक्र किया। इसमें जवाहरलाल जी के वो सारे भाषण और बयानात हैं जो उन्होंने संसद में दिए थे गोवा के सवाल पर। इसमें मधु जी के वो लेख हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से गोवा का हिंदुस्तान में शामिल होना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही। पुर्तगाल के मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने उनको 12 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन उसका उन्होंने ना तो विरोध किया और ना उसके खिलाफ अपील की। बाद में ये लोग कुछ तो पोप के ज़रिए से इटली के दबाव में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रिहा किए गए, और उनमें से कई लोग मारे भी गए। उन्होंने अपनी जान की शहादत दी। आज हमें उनका भी नमन करना चाहिए और उनको भी याद करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गोवा बिना किसी खून खराबे के आज़ाद हो गया। लेकिन 1946 में डॉक्टर लोहिया ने जो मशाल जलाई थी, वहाँ गांधीवादी तरीके से सिविल नाफरमानी करते हुए प्रतिरोध और विरोध दर्ज कराना, जेल जाना, और उसी क्रम को
डॉक्टर लोहिया के अनुयायियों ने, खास करके सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने जारी रखा। ये 1946 से 48 के बीच में, तो 47 के बाद थोड़ा शिथिल हो गया, लेकिन 1954-55 आते आते इसको फिर एक बार से बड़ा आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। उसके बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक फिल्म भी बनाई, जिसमें हमारे मशहूर जो फिल्म अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनकी पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, वो गोवा के मुक्ति संग्राम की कहानी बयान करती है। इस गोवा के मुक्ति संग्राम में अभी मैं देख रहा था, और भाई आनंद कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी एडिटरशिप में हम लोग जनता का एक विशेषांक निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक लेख लिखा है। तो उसमें पता चला कि 1954 में लता मंगेशकर बहुत कम उम्र युवती रही होंगी, उन्होंने भी एक कॉन्सर्ट किया और चंदा इकट्ठा किया ताकि गोवा की आज़ादी के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मदद हो सके। तो असंख्य लोगों ने आज़ादी गोवा की हासिल करने में अपना खून पसीना बहाया है। उनको याद करना चाहिए। बदकिस्मती से ये इतिहास ना तो पाठ्य पुस्तकों में बताया जाता है और ना वैसे बताया जाता है कि इस देश को एक करने में जिसकी आज सीमाएं हैं, जिसकी हम कस्में खाते हैं, जिसकी एकता और अखंडता की सुबह शाम, और कहते हैं कच्छ से कोहिमा तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। वो भारत कैसा एक है, किस तरह से बना है, किस कीमत पर बना है, उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, ये हमें ज़रूर याद करना चाहिए। मैं चूँकि भाई आनंद जी को भी बोलना है और भी साथियों को, ज़्यादा विस्तार में जाए बिना यही अपनी बात खत्म करूँगा कि न सिर्फ गोवा की बात, बल्कि हमें पौंडीचेरी भी भारत में किस तरह से उसका हिस्सा हुआ, और आज भी वहाँ फ्रांसीसी मूल के लोग रहते, और जब फ्रांस का चुनाव होता है तो उन लोगों को मतदान का भी अधिकार है, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। और किस तरह से चंदन नगर और दूसरी छोटी कॉलोनियां थी पश्चिम बंगाल में, वो भारत में मिली, किस तरह से मणिपुर भारत में मिला, उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में हमारी सोच क्या है, वो किन शर्तों पर हमारे साथ, और सबसे आखिर में सिक्किम, एक स्वतंत्र देश, यानी ये तो एक अजूबा हुआ। और इसका श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया जाना चाहिए कि वो अमेरिका जैसा और शक्तिशाली देश देखता रह गया, लेकिन उन्होंने एक खास शर्तों पर सिक्किम को भारत में विलय किया, और सिक्किम उस समय 23वां राज्य बना भारत का। लेकिन उसके साथ भी एक खास संधि की गई। भारत का इनकम टैक्स का कानून सिक्किम में लागू नहीं होता, क्योंकि सिक्किम का भारत में विलय करते समय ये बात तय की गई थी कि ये इनकम टैक्स और इसके अलावा कुछ और जो विशेष रियायतें हैं जो कश्मीर के मामले में हमने दी गई थी, वो दी जानी चाहिए। तो साथियों, देश बनते हैं दिलों को जोड़ने से। और यहाँ मुझे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, चंद्रशेखर जी का वो तारीखी जुमला याद आता है कि जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते हैं। और ये हमने देखा कि मजहबी नफरत की बुनियाद पर जो पाकिस्तान बना था, और जिसमें कहा गया था कि ये मुसलमानों का देश होगा, इसमें मुसलमानों के अलावा और किसी की बात नहीं होगी, वो मुसलमान एक दूसरे का गला काटते हुए नजर आए, और 25 साल भी नहीं लगे उस देश को टूटने में। तो मजहबी नफरत की बुनियाद पर एक भाषा, एक धर्म, एक जाति के नाम पर देश नहीं बना करते। देश तब बनते हैं जब आपका हृदय बड़ा होता है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है और गांधी जी का संदेश हमें यही बताता है कि अगर हम सबको बराबर की नागरिकता नहीं देंगे, अगर हम उस नागरिकता में भेद करेंगे जो अब कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि हिंदुओं को छोड़कर के इस देश में रहने वाले बाकी सभी धर्मों के लोग दूसरे दर्जे के शहरी हैं और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाएगा, तो उससे मुल्क नहीं बना करते। आप जरूर अपना एक नक्शा कुछ देर के लिए बना रख सकते हो, लेकिन वो दिल से नहीं जोड़ पाएंगे। आज कश्मीरियों का दर्द भी यही है जिसे समझने की जरूरत है। आपने इस चर्चा का आयोजन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बान अली जी, इतना सटीक तरीके से आपने ये पूरे जो गोवा मुक्ति संग्राम है उसकी व्याख्या की। और जैसे कि मैंने कहा कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके आज की जो उपयोगिता है उसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छा विवेचन किया, और जो कुछ उदाहरण अन्य जगहों के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि दिल जुड़ना बहुत जरूरी है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्तुगीज जो जुल्मी उनकी सत्ता थी उसको तो समाप्त करना ही था।
और वो हो भी गया। लेकिन पोर्तुगीजों के साथ गोवा के लोगों का जो संपर्क था, सुदीर्घ 300 साल से ज्यादा का जो संपर्क था, उसमें गोवा की संस्कृति को समृद्ध करने का भी काम किया। बहुत सारे गोवा के भारतीय लोग ऐसे थे कि जो पोर्तुगीज भाषा में बहुत अव्वल लिखना पढ़ना जानते थे और अपना साहित्य निर्मित भी करते थे, पोर्तुगीज साहित्य का आनंद लेते थे। वहाँ की कुछ खास भोजन के व्यंजन अगर हम देखेंगे तो वो भी गोवा में पोर्तुगीजों की देन है। और कई सारी वास्तु अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आज आपने थोड़ा सा उल्लेख किया, लेकिन मैं उसको ज्यादा स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि गोवा में भी ये गतिविधियां बहुत तेज हो गई है कि पोर्तुगीज अमल के जो निशानियां हैं उसको नष्ट कर दे। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि एक पोर्तुगीज कवि का बहुत ही मतलब उम्दा कवि थे, और अभी तुरंत नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो पोर्तुगीज नाम थोड़े अलग होते हैं, तो उनका पुतला सबसे पहले उन्होंने डिपेडेस्टल कर दिया और उसके ऊपर स्थानीय गोवन लोगों का बहुत रिएक्शन हुआ और उन्होंने कहा कि उनकी कविताएं पढ़ के हम बड़े हुए हैं और हमारी स्मृति में वो साहित्य है, क्यों उनका, हम तो उनसे नहीं हमारा कोई बैर था, वो तो कवि थे। और ऐसे कई सारे, सालाजार तो बहुत ही अन्यायी जुर्मी था, लेकिन उसके भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो सहृदयता से गोवा के लोगों को देखते थे और उन्होंने सालाजार के कुछ नीतियों का विरोध भी करने की कोशिश की। कई सारे उसमें उनको जान भी गंवानी पड़ी। जैसे सालाजार ने एक अपना टास्क फोर्स तैयार किया था, जैसे गेस्टापो था जर्मनी में, वैसा उसको पीडी कहते हैं, और वो पीडीओ ने अपने ही लोगों को भी मौत के घाट उतारा, जेल में बंद किया, बहुत उनका जीना हराम किया। तो उनके सामने जो भी पोर्तुगीज हुकूमत को चैलेंज करेंगे वो दुश्मन है और उनको बहुत सख्ती से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। एक छोटी सी बात और मैं इसमें कहूंगी कि हमारे पोस्टर में आज एक हल्की सी चूक हो गई है कि आज का दिन थर्सडे होने की जगह वो मंडे लिखा गया है, लेकिन एक बहुत सुंदर संयोग है ये, क्योंकि हम गोवा मुक्ति संग्राम के शुरुआत का पूर्व संध्या, मतलब जब हम आज यहाँ एकत्रित उसके लिए हुए हैं, और वो जो दिन था 18 जून 1946, दैट वाज ट्यूसडे। सो डे वाइज ये डेफिनेटली आज वो पूर्व संध्या है सोमवार की। और उस दिन जो हुआ, उस वो जो एक दिव्य अनुभव है, वो गोवा के कोंकणी साहित्य ने लिख के एक उसकी स्मृति अपने जहन में बिठा के रखी है। जैसे वहाँ के एक बहुत बड़े साहित्यकार रविंद्र केड़ेकर, जिनको ज्ञानपीठ भी मिला हुआ था, तो उन्होंने लिखा है कि लोहिया भाषण करने के लिए खड़े रहे तो सालाजार का सिपाही उनके कनपटी पे बंदूक लगा के खड़ा हो गया, तो उन्होंने बाएं हाथ से उसकी बंदूक साइड कर दी और कहा कि जानते हो गोली चलेगी तो क्या होगा, और फिर अपना बंधुओं करके अपना संबोधन करके भाषण देने की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि तुरंत वो अरेस्ट हो गए और उनको अगवाद के फोर्ट में रखा गया। मेरे कहने का मतलब है कि इतिहास का ये जो एक रोमांचकारी क्षण है कि हजारों कंठों से फिर लोगों ने लोहिया की जय जो कही या जय हिंद कहना शुरू कर दिया। वहां एक उस समय एक मुहावरा बन गया था कि कोई अगर इस आंदोलन में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, जय हिंद में जा रहा है, मतलब उस आंदोलन का नाम ही जय हिंद बन गया। और लोहिया की जय करना एक लोगों का एक, उनमें वो एक स्फुरण आता था, उनको एक स्फूर्ति मिलती थी उससे। बहरहाल मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ज्येष्ठ चिंतक आनंद जी को, और हम उनसे सुनेंगे कि गोवा मुक्ति संग्राम के संदर्भ में और आज के संदर्भ में उसका जो प्रयोजन क्या है इस तरह के प्रसंग को याद करने का, उसके बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। बहुत धन्यवाद वृंदा जी। ये सत्याग्रह के क्रम में जो वार्ताएं आप चला रही हैं, उसमें जैसा वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास के जानकार कुर्बान अली जी ने बताया,
गोवा में जो एक नया मोड़ आया, 450 साल एक रास्ते पर चल रहा समाज विदेशी गुलामी और अपने अस्तित्व के न होने की तकलीफ से गुजरता हुआ, उसको 18 जून 1946 में एक नया मोड़ आया। गोवा का मुक्ति संग्राम, कुर्बान भाई ने आपको बताया और आप और हम शर्मिंदा भी हैं कि वो बाकी मुल्क के साथ जुड़ नहीं पाया। 15 अगस्त 1947 को जब सारे देश के लोग लाल किले पर तिरंगा फहराता देख के जय हिंद के नारे लगा रहे थे, उस दिन गोवा में कोई गुंजाइश नहीं थी भारत के साथ जुड़ने की। 15 अगस्त 1947 के बाद हर साल 15 अगस्त आया भारत में 1960 तक, लेकिन गोवा के लोग गुलाम बने रहे। और ऐसा नहीं कि गोवा के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए प्रयास नहीं किया। कुर्बान साहब ने आपको बताया कि 1946 को जो नया मोड़ आया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हिम्मत से, महात्मा गांधी के आशीर्वाद से और गोवा के लोगों के साहस से, और उसमें बगल के प्रदेश यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों की मदद से, वो साहस तो घटा नहीं, लेकिन दिल्ली में जो नई हुकूमत आई उनके मन में जाने किन किन कारणों से एक घबराहट थी कि गोवा अभी और इंतजार करे। आप जानते हैं कि दुनिया के जितने बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि गुलामी में एक क्षण भी मजबूरी में जिंदा रहना उससे बेहतर है कि मर जाओ। लेकिन गुलाम गोवा 15 बरस तक उस आज़ादी की सुबह का इंतजार करता रहा जिसके लिए बाकी मुल्क में एक सूरज उग चुका था। आज जो बात हो रही है इसमें सत्याग्रह के संदर्भ में आपको ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये ऐसा सत्याग्रह नहीं था जिसमें कि लोग शामिल हुए और हमदर्दी का दायरा बढ़ता चला गया और एक के बाद दूसरी लहर के साथ हम अपनी मंजिल के करीब आए। नहीं, उल्टा हुआ। 1946 18 जून को सत्याग्रह की राजनीति के एक बड़े सेनापति राम मनोहर लोहिया, जो अभी उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की सजा में 1946 अप्रैल तक जेल में थे, सेहत बेहद खराब हो चुकी थी और अपने इलाज के लिए अपने दोस्त की मदद से गोवा पहुंचे, डॉक्टर मेनिजिस के घर रुके। लेकिन जैसा सत्याग्रही का स्वभाव होता है, अन्याय देखो तो उसके खिलाफ बोलो और इसका इंतजार मत करो कि और लोग तुम्हारे पीछे जुड़े। राम मनोहर लोहिया जब गोवा पहुंचे अपने इलाज के लिए, तो इलाज की बात तो बाद में हुई, अगल बगल से सैकड़ों लोग उनके पास आने लगे कि गोवा का कुछ इलाज खोजो। और डॉक्टर लोहिया ने, जो उनको ट्रेनिंग मिली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, महात्मा गांधी से, उस ट्रेनिंग के हिसाब से कहा कि चलो बात करते हैं, क्योंकि अगर आप आज़ादी चाहते हैं और ये सत्याग्रह का मूल सिद्धांत है, तो आप बगैर हिंसा के अपने को तमाम परेशानियों से गुजारने के लिए तैयार होइए। आप तैयार हैं क्या? तो उस समय गोवा के मध्यम वर्ग के लोगों ने, उस समय गोवा की राजनीति में जैसा अंग्रेजों की राजनीति थी वैसे ही पुर्तगाल की भी राजनीति थी, मुट्ठी भर लोगों को वो अपना बना लेते थे, कोऑप्ट कर लेते थे। उन्होंने भी डॉक्टर लोहिया को सलाह दी कि अभी आप रुक जाएं, 6 महीने का समय दे। डॉक्टर लोहिया ने समझाया कि समय तो निकलता चला जाएगा, अभी भी जब 1921 से लेकर के 1946 तक बगल के पड़ोस में सतारा से लेकर के दूर दिल्ली तक आंदोलन हो रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? आप भी तो अपनी लड़ाई आगे बढ़ा रहे थे। नहीं, आपको हिम्मत से कूदना पड़ेगा, जेल जाने को तैयार होना होगा। जैसा आपने कहा वृंदा जी ने कि वो जो बंदूक का डर था, जेल का डर था, वो बेहद गहरा था। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो सत्याग्रह की परंपरा को जानने वालों को गोवा की नजीर को समझना पड़ेगा कि उस डर को पहले खत्म किया राम मनोहर लोहिया ने और कहा बंदूक वाले से कि जानते हो कि अगर तुम गोली चलाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा। और ये कहते हैं जान हथेली पर लेकर के आगे बढ़ना।
लोहिया को फिर पकड़ा गया और 48 घंटे से ज्यादा गोवा की हुकूमत जेल में नहीं रख पाई, क्योंकि लोहिया ने जो बहादुरी दिखाई उससे ऐसा लगा जिस गोवा के आम लोग बोलना सीख गए, जिंदाबाद कहना सीख गए, जय हिंद कहना सीख गए, क्योंकि अगले 24 घंटे में बात इतनी फैल गई। और गोवा में उस समय आबादी कुल 5 लाख थी। 1 लाख के करीब गोवा के लोग उस समय भी गोवा से बाहर रोजगार करते थे, खासतौर पर बंबई, पुणे, बेंगलोर वगैरह में। ये सारे लोग गोवा की तकलीफ से वाकिफ थे। और जब लोहिया की गिरफ्तारी की खबर आई तो पूरे गोवा में जैसे सब्र का बांध टूट गया। दूसरी बात यह हुई कि लोहिया की इस गिरफ्तारी से यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि आजादी और गुलामी में कोई तुलना नहीं हो सकती, किंतु और परंतु करने से हम आजादी की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज जब आप बात कर रही हैं तो गोवा की लड़ाई से यह भी दिखाई पड़ता है कि उस समय जैसे कहीं भी सत्याग्रह करने में बाधाएं होती थी, 3 बड़ी बाधाएं थी। एक तो धर्म की बाधा थी। पुर्तगाल राज्य कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के हाथ में था। हालांकि उस समय पुर्तगाल के प्रधानमंत्री सालाजार थे, जिनका जीसस क्राइस्ट से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं था, बहुत जुल्म करते थे। वो हिटलर और मुसोलिनी के खानदान के थे, लेकिन कैथोलिक थे, इसलिए गोवा का जो चर्च था और गोवा के कैथोलिक संप्रदाय के कुछ लोग ये सोचते थे कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो धर्म की दरार थी। दूसरी दरार बेहद गहरी थी, भाषा की। गोवा जब आजाद होगा तो गोवा की भाषा क्या होगी? अभी तो पुर्तगाली चलती है, जिसने सभी भारतीय भाषाओं को, खासतौर पर कोंकणी को और मराठी को दबा रखा है। हिंदी और उर्दू का तो कोई सवाल ही नहीं है। आजादी के बाद क्या होगा? कोंकणी की मराठी। और तीसरा, एक बड़ा पड़ोसी राज्य था जिसका गोवा से बेहद पुराना रिश्ता था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उस समय, तब तक बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन आंदोलन चल रहा था कि महाराष्ट्र मराठी के लिए, और बाद में महाराष्ट्र और गुजरात अलग भी हुए। तो गोवा के कोंकणी भाषी लोगों के मन में ये डर था कि हमारी भाषा का क्या होगा। राम मनोहर लोहिया ने समझाया कि ये सारे सवाल जरूरी हैं, इनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम इन सवालों का समाधान सच की बुनियाद पर और आजादी की बुनियाद पर करेंगे। यानी हम ईसाई धर्म का और हिंदू धर्म का क्या रिश्ता होगा इसको उठाएंगे जरूर, मुसलमानों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा इसको पूछेंगे जरूर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि ये सवाल हमको, जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम आजाद कैसे होंगे और कब होंगे, इससे दूर करें। ऐसे ही कोंकणी के बारे में उन्होंने कहा कि कोंकणी से ज्यादा मीठी जुबान मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मराठी और कोंकणी के बीच का जो संबंध है, आखिर ये बहनों का संबंध है। दोनों ही परेशान हैं, आजादी आने दो। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति है भाषा की, देशी भाषाओं में काम होगा, हम उसको तय करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि लोहिया के ये दोनों आश्वासन सही निकले। जब आजादी हो गई गोवा की 1961 के बाद, तो गोवा पर किसका कब्जा हुआ? न हिंदू का, न मुसलमान का, न ईसाई का, न सिख का। गोवा वापस गोवा वासियों के हाथ में चला गया, जो सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, और सबसे महत्वपूर्ण ईसाई भी थे। और आपने जो जिक्र किया कि अभी कुछ समय से जब सारे मुल्क में एक गंदी बदबू फैल रही है धर्म के आधार पर बंटवारों की, तो थोड़ा सा गोवा में भी संकट है। लेकिन गोवा में सांस्कृतिक एकता, कोंकणी भाषा के जरिए, मराठी भाषा के जरिए, साझा इतिहास के जरिए, समुद्र और पहाड़ों के जरिए जो प्राकृतिक एकता है, उसने गोवा को बचा रखा। और आगे बचाने के लिए जरूरी है कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आजादी हर भारतीय को मिली है, वो चाहे कम तादाद के हो या बड़े, चाहे उनके हाथ में हुकूमत हो या ना हो, उनको मिलना चाहिए। एक तीसरी बात भी थी जो गोवा सत्याग्रह के समय बहुत कस के उठाई गई, डर पैदा करती थी कि हम 5 लाख लोग आजादी के बाद बगल के 2 में से जो राज्यों का दावा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का, उधर गुम हो जाएंगे, हमको कोई सुनेगा नहीं, हम 5 लाख लोग किस हालत में रहेंगे। डॉक्टर लोहिया ने उस समय भी समझाया था कि आजाद मुल्क में आपकी पहचान को खत्म नहीं किया जाएगा। और ये सही हुआ कि आजादी के बाद गोवा के लोगों में मत जनमत संग्रह हुआ 1967 में, अकेला जनमत संग्रह, इसमें गोवा के लोगों को ये हक मिला तय करने का
कि वो महाराष्ट्र में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक पार्टी बनी थी महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल, उसका आधार भी था, कुछ वोट भी थे, लेकिन उनके प्रचार के बावजूद गोवा की अपनी अस्मिता बची रही। और आज गोवा भारत के छोटे राज्यों में, बेहतरीन राज्यों में गिना जाता है, काफी तरक्की पसंद राज्यों में गिना जाता है। यहाँ की औरतों की शिक्षा बाकी मुल्क से बेहतर है, यहाँ की आमदनी, औसत आमदनी और जगहों से बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों की पहचान सुरक्षित है। जो 1946 में हुआ, मैं 3 बातें समझता हूँ कि आज के हमारे लिए नजीर बनती हैं। पहली बात तो ये कि आप भीड़ का इंतजार मत करिए, अन्याय का मुकाबला करने के लिए सामने आइए, और अन्यायी अगर आपके साथ जुल्म करता है तो ये यकीन करिए कि आपके हक की लड़ाई में जो भी लोग जहां भी हक के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे। यही हुआ। लोहिया जब 48 घंटे के लिए बंद किए गए तो और गांधी भी बोले। फिर उसके बाद जब लोहिया छोड़ दिए गए, गोवा की हुकूमत ने, पुर्तगाल की हुकूमत ने उनको सरहदों से बाहर भारत वापस भेजा, तो उनका मैं लौटूंगा जरूर, और 3 महीने के अंदर लौटूंगा। ये जो चेतावनी उन्होंने दी, तो जैसा ये उनके जेलें पिघल गई, उनको लगा गोवा के लोगों को कि अरे ये जेल में रहने वाला आदमी अभी जेल से छूटा है, अभी फिर कहता मैं आऊंगा, तेरी जेल से मैं नहीं डरता। तो जो निडरता पैदा की, एक तो गोवा को उन्होंने स्वर दिया, आवाज लौटाई, जिंदाबाद, जय हिंद, जय गोवा कहने की हिम्मत दिलाई। दूसरा, उन्होंने हुकूमत का डर दिल से निकाल दिया। क्या करोगे, जेल में बंद करोगे? हमने अंग्रेजों की जेलें देखी, तुम्हारी जेल में क्या कोई खास बात होगी? हम देखेंगे कि तुम्हारे दमन में कितना दम है। और यही बात फिर जब लोहिया दोबारा लौटे 29 सितंबर को, तो सबकी तैयारी थी और सारे देश में निगाहें टिकी हुई थी कि अब क्या होगा। इस बार जब लोहिया पहुंचे तो उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो पूरी तैयारी से पहुंचे थे। उसके पहले वो सरहदी जिलों में यात्राएं कर चुके थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों में जागरण कर चुके थे। और जैसा कुर्बान भाई ने कहा कि कलाकारों और चित्रकारों से लेकर के पुराने साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों तक ने अपना मन बना लिया था कि अब जब लोहिया लौटेंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो उस बार 10 दिन उनको जेल में रखा गया, अगवाद की जेल में। वो एक पुराना किला था, तो गोवा के साहित्यकारों ने लोहिया को अगवाद के सिंह, अगवाद के शेर के रूप में कविताएं, जो बिंदा जी शायद आपको सुनाएंगी। लेकिन फिर आप जानते हैं कि उस समय बहुत नाजुक समय था, एक एक मुद्दे का महत्व था। तो गांधी जी ने और जवाहरलाल जी ने डॉक्टर लोहिया से कहा कि ये मुद्दा छूटेगा नहीं, ये एक तकलीफ है जिससे हम पहले अंग्रेजों को भगा दिया जाए, लाल किले पर तिरंगा फहरा लिया जाए। उसके बाद चूंकि पुर्तगाल की हुकूमत गोवा पर अंग्रेजों के भरोसे टिकी हुई है, इसलिए जब अंग्रेज खुद पैदल हो जाएंगे, उनको हम वापस लंदन भेज देंगे, तो गोवा वाले कितनी देर पुर्तगाल की गुलामी में फंसे रहेंगे। हुआ नहीं ऐसा। तो फिर जो समाजवादी लोग थे उनके अंदर बेचैनी बनी हुई थी। लोहिया और उनके बाद के लोग जो आपने जिक्र किया, एनजी गोरे, मधु दंडते, मधु लिमय, शिरू भाई लिमय वगैरह, और भी और लोग, तो एक सर्वदलीय समिति 1954 में बनी, गोवा विमोचन सहायता समिति। उसमें सभी दलों के लोग थे। उन्होंने तय किया कि हर हफ्ते एक जत्था भेजेंगे, और 55 में 15 अगस्त को महासत्याग्रह किया उन्होंने। उस दिन गोवा में 3,500 लोग पहुंचे, अलग अलग जगहों से प्रवेश किया, और हर जगह उनको लाठियों से मारा गया, गोली चलाई गई, कई लोग शहीद हुए। आज हमें ये भी ख्याल रखना है कि जो लोग सत्याग्रह का विरोध करते हैं वो समझते हैं कि सत्याग्रह खाली नारा लगाने की राजनीति है, इसमें जान का भी सौदा होता है, और जान का सौदा गोवा में भी हुआ। लोग मारे गए थे जिंदा, लाशें घर लौटी, लेकिन उससे हिम्मत नहीं टूटी। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो उम्मीद थी कि दिल्ली की हुकूमत क्योंकि सत्याग्रहियों के हाथ में है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की खुद की जवानी जेलों में बीती थी भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो वो कम से कम इस मौके पर हमारे कंधे पर हाथ रखेंगे। उन्होंने नहीं रखा। उनके पक्ष में ये कहा जा सकता है कि पुर्तगाल ने नाटो संधि देशों का
दामन थाम रखा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सरपरस्त अमेरिका था। उनका एक दूसरे से ये वादा था कि हमारी किसी भी तकलीफ में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और गोवा चूंकि पुर्तगाल की हुकूमत में 450 साल से था, इसलिए कोई गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ना चाहते थे नेहरू और कांग्रेस के लोग कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए सेना का इस्तेमाल करने पर जूनागढ़ की तरह से, हैदराबाद की तरह से ये तमाम मुल्कों की सेनाएं हम पर हमला करें। और दबाव तो था ही नेहरू पर कि हमारे खेमे में आ जाओ। पाकिस्तान उनके खेमे में जा चुका था। लेकिन जब 5 साल बाद दबाव और बढ़ता चला गया सत्याग्रह के कारण, आप जानती हैं, और आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा कि गोवा की सत्याग्रह में जो लोग जाते थे, एक तो उनको सजाएं लंबी मिलती थी, 10 साल 12 साल, और दूसरे वो गोवा की ही जेल में नहीं बंद रखते थे, उनको लिस्बन भेज देते थे। अफ्रीका में जो पुर्तगाल की कॉलोनी थी, उपनिवेश थी, वहां भेज देते थे, यानी घर से बहुत दूर। जैसे मान लीजिए कि उस जमाने में अंडमान निकोबार काला पानी की सजा हो जाती थी, और ऐसा हुआ। दर्जनों लोग इन सजाओं से परेशान किए गए, लेकिन दर्द बना रहा और दर्द को दूर करने की आवाज लगाई जाती रही। महाराष्ट्र चुप नहीं रहा, कर्नाटक चुप नहीं रहा, क्योंकि सारे देश से सत्याग्रही आए थे। तो 55-56 में जब महाराष्ट्र का अपना एक आंदोलन शुरू हो गया संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेतृत्व में, तो गोवा का आंदोलन कुछ ठंडा पड़ गया, लेकिन राख पड़ी थी, आग बुझी नहीं थी। और फिर 17 दिसंबर उस दिन भारत की सेना आई और कुल 36 घंटे में जनरल चौधरी ने गोवा के गवर्नर जनरल को घुटने पर झुका दिया, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा में तिरंगा लहराया। कहना यही है कि इसके पीछे सत्याग्रह की प्रेरणा थी, सत्याग्रहियों का त्याग था, जन समर्थन का बढ़ता हुआ समुद्र था, और सबसे बड़ी बात न्याय की लड़ाई थी। आप किसी को जबरदस्ती गुलाम नहीं रख सकते, हुकूमत आपकी चाहे जितनी बड़ी हो। आखिर गोवा के पास क्या था? 5 लाख लोग थे, और उनके पीछे, पुर्तगाल की सरकार के पीछे किसका किसका हाथ नहीं था? ब्रिटेन का था, अमेरिका का था, फ्रांस का था, जितने नाटो देश थे सबका था। लेकिन हक की लड़ाई देर से ही सही जीती गई। आज भी जो लोग हुकूमत के बल पर सच को खत्म करना चाहते हैं, आज भी जो लोग शस्त्र के बल पर गरीब की और कमजोर की आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके लिए सबक है गोवा, भारत के अंदर और भारत के बाहर, कि सच को सम्मान दो, गरीब की आवाज को भी सुनने का फर्ज निभाओ, और जो बुनियादी हक है इंसान के, जो भारत के कानून में है, लोकतंत्र के दर्शन में है, वो अकेला आदमी या औरत हो उसकी भी बेइज्जती मत करना। अकेला लोहिया 1946 18 जून को पकड़े गए, लेकिन 1 से 1000 हुए, 1000 से कई हजार हुए। 1954-55 में तो एक दिन में 3500 लोग गिरफ्तार किए गए, और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि सच का झंडा फहराया। हम सलाम करते हैं गोवा की आज़ादी के दीवानों को, हम प्रणाम करते हैं गोवा की आज़ादी के लिए शहीद हुए गोवा के लोगों को और शेष भारत के लोगों को, क्योंकि उन्हीं की खून सी धार से एक लहर बनी जिसने गोवा को वापस अपने घर में जोड़ दिया। नहीं, 450 साल गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था। आज मैं गोवा में हूं कई महीने से, और मैं देख रहा हूं कि गोवा की अस्मिता फिर से खिल रही है। चारों तरफ गोवा की भाषा, गोवा की कला, गोवा का साहित्य और गोवा के लोगों के सपने, इन सब का संस्कार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और आइए हम बढ़ रहे गोवा के साथ देश को जोड़ें, और बढ़ रहे देश के साथ गोवा को जोड़ें। बहुत धन्यवाद बिंदा जी, और बहुत धन्यवाद संदीप भाई। प्रोफेसर आनंद कुमार हमेशा की तरह बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए चीजों को अपने सामने रखा, जिससे बातें स्पष्ट हो जाती है, और किस दिशा में और अध्ययन करने की जरूरत है,
किन चीजों को ग्रहण करना चाहिए, इसकी भी एक स्पष्ट कल्पना आपने अपने वक्तव्य में दी। थोड़ा सा एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि लोहिया ने गोवा के लोगों के तरफ, जैसे कहते हैं ना कि उनमें प्रेरणा जगाई और उनको सत्याग्रह का मार्ग भी दिखाया। जैसे आपने कहा वो सही है कि गोवा के लोग कह रहे थे कि शायद हम सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, तो उस समय का उनका वक्तव्य यही है कि आपके पास तो 450 वर्षों का समय था तैयार होने के लिए, अब समय नहीं है, त्वरित कृति करने का अब समय आ गया है। मैं दूसरे पक्ष की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि एक तरफ तो गोवा के लोग थे और एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया भी था, और खास तौर पे कांग्रेस के आला कमान के बारे में कुछ तो आपने कहा, लेकिन कभी कभी बहुत बिटर रिएक्शंस भी होती थी। मतलब एक समय में ये कहा गया था कि क्यों इतना गोवा गोवा हो रहा है, गोवा तो इट्स लाइक अ पिंपल ऑन द फेस ऑफ इंडिया। और तब गोवा, लोहिया का फेमस स्टेटमेंट है, बट यस इट डिसफिगर्स इंडिया दैट स्मॉल पिंपल। तो उन्होंने ये उनकी लड़ाई जो थी, मुझे लगता है कि केवल सालाजार के खिलाफ या गोवा के लोगों को कैसे लामबंद किया जाए, उनके मन से ये भय कैसे निकाला जाए, उतनी ही नहीं थी अपने, क्योंकि थोड़ा सा समाजवादी और कांग्रेस की जो खिंचातानी थी उस समय में, उसका दुष्परिणाम एक प्रकार से अगर हम कहें तो लोहिया जी उसके बहुत ही भुक्तभोगी हो गए और काफी उनको उसके लिए लड़ना पड़ा। जहां तक गांधी जी की बात है, हम लोगों को इस पे और अनुसंधान करने की जरूरत है, क्योंकि गांधी जी भी थोड़े से हट गए थे पूरी तरह से। जैसे काका साहब कालेलकर को तो उन्होंने भेजा था वहां, लेकिन ये पूरा जो गांधी जी और गोवा मुक्ति आंदोलन का जो प्रकरण है, उसको और नए सिरे से और गहराई से देखने की जरूरत है। मतलब गांधी जी वैसे तो किसी भी सत्याग्रह और इस तरह का जो लोगों का अपने स्वातंत्र्य के लिए जो संघर्ष है, उसमें तो उनका समर्थन तो रहेगा ही, लेकिन गोवा के संदर्भ में कुछ उनके मन में या मन में रखने वालों में से गांधी जी थे नहीं, लेकिन कुछ तो था जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हम लोगों को और गहराई से सोचना चाहिए, जानकारी और लेनी चाहिए। और ये जो लंबा पीरियड है 19 जैसे 46 में लोहिया यही कह रहे थे ना कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा और फिर पुर्तगाली भी चले जाएंगे। ये मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर, मतलब एक बहुत बड़ा कोई ऐलान आप नहीं कर रहे, लेकिन जो संघर्ष गोवा के लोगों को अभी करना होगा वो उनको अभी ही करना होगा, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ कि भारत आजाद हो जाए और गोवा आजाद नहीं होगा, तो उनका वो संघर्ष और कठिन हो जाएगा। और ये उनका जो एक फोरटेलिंग था वो इतना सही निकला और सचमुच वो एक लंबा संघर्ष हुआ। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी, बिंदा जी माफी के साथ एक अर्ज कर दूं कि हम लोगों के पास 10 मिनट का समय है और एक दूसरे शो में हमें जाना है, तो हाँ। अगर एक दो कोई सवाल हो और वो हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल स्वागत है। प्रवीण जी, कोई अगर सवाल है तो जरा देख लीजिए। जी 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 एक मेरा ही सवाल है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 450 साल पुर्तगाली का वहाँ पे शासन रहा और प्रवीण जी आपकी दो डिवाइस, एक डिवाइस ऑफ कर दीजिए, दो में से एक डिवाइस ऑफ कर दीजिए आप। हाँ जी अब सही है आवाज? अब सही है, अब सही। तो मतलब जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो वो भी बहुत आसानी से गोवा या फ्रेंच कॉलोनी जो इंडिया में थी, पौंडीचेरी वगैरह में, इसको वो मतलब जीत सकते थे। तो ये क्या डायनेमिक्स था कि उन्होंने मतलब गोवा को छोड़ रखा था, पांडिचेरी को फ्रेंच कॉलोनी बनने में छोड़ रखा था। जिस तरीके से इंडिया ने आज़ादी के तुरंत बाद ही, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, ऑक्यूपाई कर लिया गोवा और पांडिचेरी को, ये ब्रिटिशर्स भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किस वजह से इसको छोड़ रखा था? कुर्बान भाई इसका जवाब दे दीजिए। हाँ लीजिए, आप सक्षम है ज्यादा मुझसे इसका जवाब देने के लिए। नहीं देखिए, ऐसा था कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से बहुत पहले आ गए थे और वास्को डी गामा
के आने के साथ ही भारत में ये जो समुद्र के रास्ते से जो इन्वेडर्स कहूँगा मैं आए, या वो लोग जिन लोगों ने हमारे देश पे कब्जा किया, वो उन्होंने ये रास्ता न अपनाया। उससे पहले तो ये होता था कि जो भी आता था वो दर्रा खैबर से आता था, और ये कहा जाता था कि जिसने खैबर का दर्रा क्रॉस कर लिया तो वो आकर के सीधे लाहौर या दिल्ली रुकता था। लेकिन वास्को डी गामा के बाद से ये जो यूरोपीय देशों के लोगों का आना शुरू हुआ, उसमें पुर्तगाली सबसे पहले थे, और उसी तरह से फ्रेंच के लोग जिन्होंने पौंडीचेरी में आकर के अपनी कॉलोनी बनाई। तो मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स की ये अंडरस्टैंडिंग रही होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि भाई उन्होंने क्यों बर्दाश्त किया। तो उनको लगा होगा कि भाई यहाँ तो इस देश में जहाँ 565 देशी रियासतें हैं, तो वहाँ ये छोटी मोटी 3 कॉलोनियाँ हमारे ही भाई बंधुओं की हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, रहने दीजिए। और उन्होंने उसको रहने दिया, और इसीलिए, लेकिन ये तो हमारी कमी थी। बिंद्रा जी, अब मैं माजरत के साथ, आपने ये कहा कि भाई वहाँ की संस्कृति, तो वो तो ठीक है कि वहाँ की संस्कृति, उस संस्कृति को तो हम चाहते हैं कि वो आज भी जिंदा रहे जो गोवा के लोगों की, लेकिन उसके चलते हुए हम अपने देश को गुलाम नहीं बना सकते। और यही कारण था जिसको लोहिया ने, आज जो गोवा हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल है, उसकी वजह यही है कि लोहिया ने इसी बात को वो आइडेंटिफाई किया और उसके लिए संघर्ष किया कि भाई ये अगर विदेश का हिस्सा होता तो मान लिया जाता, लेकिन ये तो हजारों साल से हमारा हिस्सा है। और यहाँ इनके आने से पहले, पुर्तगालियों के आने से पहले बैमनी शासन था और आदिल शाही का शासन था, और उसके बाद उनको हरा करके पुर्तगालियों ने कब्जा किया। तो कहीं से भी वो तर्क नहीं मिलता कि उसको जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन जाहिर है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इतना लंबा चौड़ा उसका नक्शा था हिंदुस्तान का, अगर आप देखें तो पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, बल्कि बर्मा तक भी शामिल था। माउंटबेटन साहब जो थे वो जब हुए तो वो इंडिया एंड बर्मा के वायसराय कहलाते थे। तो खैबर से लेकर के और रंगून तक, और उधर बलूचिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो इतना बड़ा एम्पायर था। उसमें जाहिर है कि ये 2-3 पॉकेट्स थी, उसको अंग्रेजों से उनको कोई दिक्कत होती नहीं थी। और जो बाद का अलायंस बना, और आज तो वो यूरोपीय यूनियन के हिस्से हैं, तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमारी तरफ से ये क्यों किया गया, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या तकलीफ थी, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि उसने क्यों तो गोवा के लिए, क्यों पौंडीचेरी के लिए, क्यों चंदन नगर के लिए कोई प्रस्ताव भी पास किया, और क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हुए उसी लड़ाई में शामिल होना चाहिए था। क्विट इंडिया अगर हो रहा था तो क्विट गोवा भी होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। इतना नजदीक बंबई के और महाराष्ट्र के तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन ये समझ से परे है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे माफ करें अदब के साथ, कि ये जो हमारा गुलामी की मानसिकता है, कॉलोनियलिज्म ऑफ द माइंड, ये कहीं ना कहीं काम करती है, और इसीलिए हम उसको बर्दाश्त करते रहे कि हम चाहे वो फ्रांसीसियों के गुलाम रहें या अंग्रेजों के या पुर्तगालियों के, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी देखिए, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मनीषा मैडम, आप और हमारे कोई साथी? जी धन्यवाद। मैं एक्चुअली जो भी मैंने गोवा के आंदोलन के बारे में सुना, वो मेरे पिताजी के द्वारा बताया गया। वे स्वयं इस आंदोलन में शामिल थे जब वे 20-22 वर्ष के थे, नागपुर में पढ़ा करते थे। तो जो अभी जिक्र किया आनंद जी ने, 1955 के आसपास जो जत्थे पहुंचे थे गोवा में, उसमें वो शामिल थे, और विदर्भ और नागपुर से करीब 400 लोग उस जत्थे में शामिल थे, और जिसका नेतृत्व राम दशरथ जी टूपे ने किया था उस समय। तो उस जत्थे में वो शामिल थे, और गोवा पहुंचकर उन्होंने लाठियां खाई थी पुलिस की। तो जो संघर्ष वो बताते थे और हम सुनते थे, उस समय वो एक वाक्य हमेशा कहा करते थे कि गोवा का जो आंदोलन है वो अनसंग
मूवमेंट था। और जब मैंने नेट पर भी इसके बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा है, उसका टाइटल था फॉरगॉटन मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी इतने वर्षों से, चूंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ, परंतु जो इतिहास हमने पढ़ा स्कूल के समय में या आगे भी, उसमें गोवा आंदोलन का जिक्र वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष 450 वर्षों का संघर्ष है, जो कि लगभग 4.5 दशक का जो एक पीरियड, बहुत बड़ा पीरियड है। और इस पीरियड के बारे में उतनी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है। तो मुझे ऐसा लगता है जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो, ताकि लोहिया जी के साथ साथ जो इस मूवमेंट से, बहुत बड़ा मूवमेंट है, इसके साथ जुड़े हुए जो लोग थे, जो संघर्ष था बहुत बड़ा था, और इस संघर्ष के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। इस कार्यक्रम में मेरे को आज सुनीलम जी ने बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और सभी गोवा आंदोलन से और जो भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो बहुत बड़ा रहा है, उससे जुड़े जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं, उन सभी को मैं शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। मेरे ख्याल से आनंद जी को और कुर्बान अली जी को अगर दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो क्योंकि समय उनका हो गया है, तो संदीप जी अगर हम वाइंड अप करें या नहीं, बिल्कुल हम वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन आप एक कविता कहने वाली थी ना कोंकणी? हाँ, वही जिसका जिक्र किया था। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं कविता बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं जस्ट फ्यू स्टैंजास आई रीड। एक आनंद आएगा उस भाषा का भी, और जिसका जिक्र प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने किया ही था। अग्वादाच्या सुमातुवे आमका हाडली जाग, सुलतानात सांगले आम्ही, गोयचे धनी सगळे आम्ही, उठून चालूक लाग. So we told the Portuguese Sultan that go away now, and this happened because the lion of Agwad roared, and that was Lohia. And सळसळली झाडापाना, पाखा फुटून उडली मना, 5व्या 4 गोळ्या रानात, रक्ताच्या कणाकणात, पेटलो तांबडो राग. आज आम्ही मेकळे झाल्यात, आमचे गळे उठते झाल्यात. 30 सेकंड में आपसे जोड़ रहे हैं. तुका किदे दिवचे आम्ही, मोग आमचो माग, अगवादाच्या सुमात आमका हाडली जाग. अच्छा, नहीं मैं तो 30 सेकंड में जोड़ जाऊंगा. ठीक है, बस वही है कि गोवा इसका अनुवाद भी आप जरा कविता का अनुवाद भी बता दें तो अच्छा. हाँ, संदीप भाई मुझे इजाजत दीजिए, वो इंतजार हो रहा है, लाइव कर रहे हैं 7 बजे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें याद किया और मौका मिला यहाँ अपनी बात कहने का. फिर आइंदा कभी किसी चर्चा में शामिल होंगे. धन्यवाद. तो वो ये कह रहे हैं, गोवा के लोग ये कह रहे हैं कि हम तुमको क्या दे सकते हैं. लोहिया को कह रहे हैं हमारा स्नेह, हमारा प्रेम हम तुमको दे रहे हैं. और फिर एक जो व्यथा है कि हमने इतना संघर्ष करके, और लोहिया जैसे किसी एक महान व्यक्ति को हमारे लिए कारावास भी भोगना पड़ा. आज उस गोवा में हम क्या सही मायने में स्वतंत्र हुए हैं, क्योंकि हमारी जो अशिक्षा की, भूख की, बेरोजगारी की जो समस्या है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे संघर्ष को विराम नहीं मिला है, और इसीलिए अगवाद के लायन हम तुमको अभी भी याद कर रहे हैं, और तुमने अपने रोरिंग से जो हमको जागृत किया है, उस सचेत अवस्था में रहने की आज भी जरूरत है. बहुत सुंदर कविता है, मनोहर राव सरदेसाई उन्होंने लिखी हुई है, और बाकी तो बहुत सारा है. कोंकणी साहित्य में लोहिया को बहुत ही अच्छी तरह से सराहा गया है, उसको फिर कहूँ. तो मेरे ख्याल से हाँ जी आज का समापन हो गया. जी. ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिंदा जी. और हम चाहेंगे इसी तरह से और भी जो
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय है, खास करके भारत के आज़ादी के आंदोलन के या समाजवादी आंदोलन के। हम चाहेंगे समय समय पे आप हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहें और इसी तरह के सत्रों का जो है संचालन करती रहें। जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।